हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। तो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? कोई नाभिक है, नाभिक में न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका कुल द्रव्यमान और जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है, यानी न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान जिसे हम समीशन m से डिनोट करते हैं, और जो नाभिक का द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान, उसका अंतर, उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम द्रव्यमान क्षति डेल्टा m कहते हैं। अब यदि किसी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः यदि हम z व n मान लें और इनके द्रव्यमान mp व mn मान लें, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? स्मॉल m। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर होता है, यानी डेल्टा m इक्वल टू समीशन m माइनस m। यदि मैं एक एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन के लिए, 8 ऑक्सीजन 16, इसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 8 है, क्योंकि जैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास ZX, ये एलिमेंट होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 8 ऑक्सीजन 16 का कुल द्रव्यमान, यानी कि जिसमें न्यूक्लियन है उनका कुल द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00866, ऐसे ही न्यूट्रॉन का होता है 1.00727। तो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो ओवरऑल हमारे पास 8 ऑक्सीजन 16 का कुल द्रव्यमान आ जाता है 16.1274 म्यू। म्यू ये इसकी यूनिट है। अब यदि इसके लिए वास्तविक द्रव्यमान निकालें हम, तो वो आता है 15.99053, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो द्रव्यमान क्षति न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान का अंतर होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.1365 U। तो ये 8 ऑक्सीजन 16 के लिए द्रव्यमान क्षति आ जाती है। अब जो आइंस्टीन थे उसने सापेक्षता के सिद्धांत से द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है वो निकाली कि जो मुक्त ऊर्जा है वो इक्वल टू जो डेल्टा mc² है उस फॉर्मूले से दी जाती है। तो 1 mu द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि इसको 1 mu से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी। तो 1 mu इक्वल टू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। 1 mu की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻17। तो ये आ जाते इक्वल टू -10⁻11 जूल। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.6 × 10⁻19। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी, और ये पॉइंट को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻6 इक्वल टू क्या होता है? मेगा, यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। तो देखिए, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि न्यूक्लियंस नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। यदि मैं एक एग्जांपल लूं 8 ऑक्सीजन 16 का ही, कि नाभिक के निर्माण में जो द्रव्यमान क्षति होगी वो डेल्टा m अभी हमने निकाली थी, वो कितनी होती है? 0.13651 U। तो इसके लिए बंधन ऊर्जा निकाले तो ये होती डेल्टा E इक्वल टू जो 1 mu के लिए जो ऊर्जा आई थी वो थी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा आ जाएगी, जो आती है 127 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है कि इसमें यदि हम न्यूक्लियन की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाती है, जो आती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। इससे
हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें मैंने एक तरफ प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ली है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक तरफ मैंने द्रव्यमान संख्या ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है ये स्टार्टिंग में देखो यहाँ से बढ़ रही है, इसके बाद ये बढ़ रही है, फिर इधर कम हो रही है, फिर ये बढ़ रही है, इसके बाद फिर यहाँ से ये बढ़ रही है और इसके बाद लगभग ये स्थायी सी होती है। तो इससे एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो द्रव्यमान संख्या है 30 से 170 के बीच परास में जो बंधन ऊर्जा है उसका मान लगभग नियत होता है और लगभग कितनी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये देखिए यहाँ लगभग ये जो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परास में होती है, तो नियत होती है लगभग। और जो बंधन ऊर्जा है ये डेल्टा ई भी इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू होता है पी के। पी क्या होती है? न्यूक्लियनों की संख्या होती है। तो डेल्टा ई इक्वल टू पी के बी, जहाँ ये के बी एक नियतांक है। और देखिए ग्राफ से हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे जैसे ए का मान बढ़ता है तो पी का मान नहीं बढ़ता है। यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हैं ए का मान बढ़ने पे पी का मान नहीं बढ़ रहा है लगभग, यानी कि जो बंधन ऊर्जा क्या रह रही है? नियत रह रही है। अब नाभिकीय बल के जो निकट के नाभिक है ये उन्हीं को प्रभावित करता है, इसे हम नाभिकीय बलों की क्या कहते हैं? संतृप्तता कहते हैं। अब देखिए नाभिकीय बल क्या है? एक आकर्षी बल है। तो जो न्यूक्लियन है उनको मुक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। प्रति न्यूक्लियन कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें। और देखिए एज ग्रेटर देन 170 के लिए जो नाभिक है उसमें विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाएगी और जिससे जो नाभिक है वो भारी द्रव्यमान संख्या के नाभिक में टूटेगा। यानी कि जो भारी नाभिक है वो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिक में टूटेगा। ऐसे ही जो 4 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ एज लेस देन 10 है तो इसमें जो नाभिक में संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि दो हल्के नाभिक मिलके मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो क्या होता है? स्थायी होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं नाभिकीय संलयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।